हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसी सितंबर माह में कंप्लीट करने की पूरी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी सितंबर माह में। ठीक है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वो चलता रहेगा अपने टाइमिंग पर ही। ठीक है, जो सुबह 8 बजे वीडियो आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपको आएगा 3 बजे। ठीक है, दोपहर में 3 बजे। हाँ, ये डेली नहीं आएगा। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन हम स्लॉट बनाने की सोच रहे हैं कि 2 दिन, एक बिजनेस डे को 3 बजे और एक संडे को 3 बजे, क्योंकि उसी में हम कई चैप्टर एक साथ करवा देंगे। ठीक है, ताकि आप सबका जल्दी पूरा हो सके। ठीक है, अगर मैं कई पार्ट में लाता हूँ तो जल्दी नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो बिजनेस डे को 3 बजे और संडे को 3 बजे। ठीक है, यही दोनों स्लॉट। ये वीडियो आज आपका बिजनेस डे को मैं ही सोच रहा था अपलोड करने के लिए, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ठीक है, इश्यू था, इसीलिए नहीं अपलोड कर पाया था। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं क्या क्या आप में ये यहाँ पर पूरा वही घटना चक्र है। इसी को डायग्राम के फॉर्म में इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि परीक्षा के लास्ट टाइम में आपका रिवीजन अच्छा हो सके। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी घटना चक्र को एक साथ बैठ कर रिवीजन करें। ठीक है, तो यहाँ पर कई कम से कम 50 पेज को हम कम से कम 10 ही पेज में पूरी तरह से कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आपको हर एक चीज़ें, कोई भी चीज़ आपका घटना चक्र का नहीं छूटा है। ठीक है, हर चीज़ें को ध्यान रखा गया है किस प्रकार से आपको, ठीक है, प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको याद जल्दी हो सके। ठीक है, ये देखिए हर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही सब के लिए ये सब पूरा ये सेशन होता है, ये लिखा जाता है, इतनी मेहनत लगती है। ठीक है, सिर्फ आप सब क्या किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार से बाधा से जूझ रहे हैं, कि हो सकता है मनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। जो आपका चैप्टर घटना चक्र में दिया है वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा से शुरू करते हैं। अब देखिए, वास्को डिगामा आप हमेशा पढ़े होंगे, हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, अब ये पूछा गया था कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज, कभी भी ये मत कहिएगा भारत की खोज। ठीक है, हमेशा दिया रहता है हर जगह कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा। भारत कहीं गुम नहीं था कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने कर दिया, ऐसा नहीं है। भारत न कहीं गुम था और न किसी ने खोजा, सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज किया है। भारत जो पहले लोग आते थे, विदेशों के लोग, वो एक भूमि के तहत रास्ता था, उसके थ्रू अफगानिस्तान से खैबर दर्रा के पास से उससे होते होते हुए आते थे। खैबर दर्रा का नाम सुने होंगे, हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो उससे होते हुए आते थे, लेकिन समुद्र से कोई नहीं आता था। लेकिन जो ये वास्को डिगामा है, ये समुद्र मार्ग से आया, जो मतलब अफ्रीका का एरिया है नीचे से, जो साउथ अफ्रीका का, वहाँ से होते हुए ये भारत पहुंचा था। ठीक है, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज अगर पूछे किसने किया भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, तो ये वास्को डिगामा ने किया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ठीक है, अब देखते हैं 2 चीज़ें यहाँ पूछी जाती है कि जो वास्को डिगामा था, इसका सहायता कौन किया और इसका स्वागत किया, दोनों में अंतर है। अगर इसकी सहायता, देखिए कोई आ रहा, जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में जैसे आप किसी से पूछे भैया वो जगह कहाँ है, तो बताता है आप वहाँ से उधर लेफ्ट मुड़िएगा तो उधर आगे जाके राइट उनका घर पड़ता है। तो वो सहायता की है। ठीक है, अब जब उनके घर आप पहुँच गए तो क्या है, वो आपका स्वागत करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। इब्न अहमद इब्न मजीद, याद रखिएगा, अहमद इब्न मजीद, यह क्या किए, ये आप उनकी सहायता किए, किसकी? वास्को डिगामा की सहायता किए। और जो यहाँ पर जमोरिन था, जमोरिन ये शासक था कालीकट का। ठीक है,
ये मतलब अपना प्यारा भारत है, यहीं केरला में कालीकट है, ठीक है। यहाँ का ये जमोरिन शासक था। तो जमोरिन शासक ने क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। इब्न मजीद जो था, इब्न मजीद याद रखेंगे, इब्न मजीद क्या था, ये इसकी वास्को डी गामा का सहायता किया, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले वीडियो को ज़रूर देख लिया करिएगा, क्योंकि हम कई चीज़ें, बहुत चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा बताते हैं, कहानी के थ्रू हम समझा देते हैं ताकि याद हो जाए। तो यहाँ पर हम 3-4 चीज़ें देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप किसी के घर गए, अब वहाँ पर लौटते समय क्या हुआ, मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ मुनाफे प्राप्त हुआ। अब देखिए, क्या आप कहीं गए हैं तो आपने वहाँ पर फिर जब अपने घर आप गए, तो वो मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वास्को डी गामा जब वो अपने घर गया पुर्तगाल, तो वो ये क्या क्या कहा कि वहाँ से, यहाँ से जो सामान ले गया था वहाँ पर 60 गुना, मतलब 1 रुपये का सामान 60 रुपये में वो बेच दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको सबके अंदर लालच आ गई कि कितना ज़्यादा मुनाफा कहाँ आ सकता है, ठीक है। यहाँ 2 गुना 3 गुना होता है, यहाँ 60 गुना मुनाफा हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, फ्रांसिसो दे अल्मीडा पहला वायसराय भेजा गया पुर्तगाल के द्वारा, भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय। अब यहाँ भी ये भी याद रखेंगे, जैसे आप गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम याद करते हैं वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक याद करते हैं, वैसे यहाँ भी याद करिएगा कि भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय तो कौन था, अल्मीडा था। याद रखेंगे क्या था, अल्मीडा। 1505 ईस्वी में इसने ये ग्रहण किया। अब इसने क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लाई थी। तो आपको याद रखना होगा दो चीज़, देखिए अल्मीडा और कर्क में दो ही चीज़ें ज़्यादा पूछता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था। अगर अल्मीडा बोले, क्या बोले, अल्मीडा, अल्मीडा, ठीक है, तो इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, ठीक है। याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लाई, नीले शांत जल की नीति। अब क्या होता था ये नीले शांत जल की नीति, कि हिंद महासागर में किसका प्रभुत्व रहेगा, ठीक है, कौन वहाँ पर व्यापार के लिए सबको कंट्रोल करेगा, मतलब व्यापार सभी कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर करेंगे, ठीक है, या उन जो वो चाहेंगे वही होगा हिंद महासागर में। तो यही है ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु, ठीक है, नीले शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, अल्मीडा। अब कैसे याद करेंगे इसको, कभी हो सकता है अल्बुकर्क अल्मीडा में कंफ्यूज हो जाएं, तो याद रखिएगा अल्मीडा मतलब आलमारी, एक अलमारी नहीं होती है गोदरेज की हर चीज़ की, वो जान लीजिए वो किस कलर की है, वो ब्लू कलर की है, ठीक है। आपके घर कोई अलमीरा होगा, ब्लू कलर की अलमारी तो नहीं होती, लेकिन याद रख लीजिए वो ब्लू कलर की अलमीरा है, ठीक है, अलमीरा, ठीक है। तो नीले शांत जल की नीति फ्रांसिसियो को दी अल्मीडा ने की। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि आपको पूरी तरह से हिस्ट्री याद ही हो जाएगी, हिस्ट्री बहुत लोगों को याद नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं अल्बुकर्क, फ्रांसिसो दा अल्बुकर्क। अब देखिए इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, कौन था, यही था फ्रांसिसो दा अल्बुकर्क, भारत में वास्तविक शक्ति का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कैसे याद करेंगे ये भी याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब कई आपके ये वायसराय देंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज होने का चांस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है अल्बुकर्क, यहाँ अल्बुकर्क लिखा गया। अब देखिए अल्बुकर्क ये जो लिखा गया है, कर्क, कर्क रेखा क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन ये क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक लाइन एक होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो अगर पूछे कि जब कर्क रेखा आ जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा, अल्बुकर्क, ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा ट्रिक बता देंगे ताकि आप वहाँ पर ना भूलें, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अब देखते हैं इसके बारे में और कुछ देखते हैं। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 ईस्वी में। ये देखिए
अब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये पुर्तगाली दुर्ग कहाँ पर निर्मित किया गया, तो कहाँ पर? कोचीन में, ठीक है, याद रखेंगे, कोचीन में निर्मित किया गया। ठीक है, मैं भी एक ऐसा देखा था, ठीक है, किसी ने बताया था, ये यहाँ लिखा गया पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली, हमेशा ये पूछा जाता है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में। तो यहाँ चीन लिखा गया है, और चीन को क्या देने का मन करता है? गाली। ऐसा नहीं है, मतलब ये ट्रिक के लिए बता रहे हैं, वैसे भी चीन ऐसा काम ही करता है, उसको ऐसा करने पर लोग मजबूर होते हैं, इंडिया के लोग। ठीक है, तो चीन और पुर्तगाली ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली दुर्ग कहाँ निर्माण हुआ? कोचीन में। ठीक है, 1503 में। अब देखते हैं वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। देखिए ये सब ऐसे ही रहते थे। ठीक है, ये फिगर भी ला दिया गया है ताकि आप यहाँ पर समझ सकें। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर मेहनत की गई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया था। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में किसने? इसी ने, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी योम हारमूज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित अधिकार कर लिया था। तो याद रखेंगे जो मलक्का है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख जो मंडी है मलक्का, आप याद रखेंगे मलक्का, ये इंडोनेशिया वाला जो एरिया है। ठीक है, वहाँ पर, और कहाँ है? दक्षिण जो हारमूज, कहाँ? हारमूज जल संधि देखे होंगे, हारमूज जल संधि, वहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के बारे में देखते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम दल की शुरुआत की गई। तो ठीक, किसमें? इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा इसकी शुरुआत की गई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। दिसंबर 1600 की अगर बात करते हैं, कंपनी का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कितने वर्षों के लिए दिया गया? यही पूछा जाता है। एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार मतलब कोई और दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए एकाधिकार बोला जाता है। तो कितने वर्षों के लिए दिया था? 15 वर्षों के लिए दिया था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? उस समय अकबर था। ठीक है, अकबर था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जब वहाँ पर ये जो आपके अंग्रेज आए थे उस समय लगभग वो जहांगीर आ गया था। ठीक है, लेकिन जब ये कंपनी फॉर्म हो रही थी, इसका अधिकार पत्र दिया जा रहा था, तो उस समय अकबर था। अभी आगे हम बताते हैं। 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। तत्कालीन मुगल शासक कौन था? जहांगीर था, याद रखेंगे। ये देखिए 1611 ईस्वी में बात कर रहे हैं कि जो आपको यहाँ पर कारखाना कौन स्थापित किया। ठीक है, तो कारखाना कौन स्थापित किया? तो वो 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना, पूरी तरह से अस्थायी कारखाना नहीं था, मसूलीपट्टनम में अस्थायी 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया। फिर 1613 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में प्रथम अस्थायी कारखाना। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के, दोनों जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद प्रथम अस्थायी कारखाना अगर पूछे तो प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, अगर अस्थायी ना दिया रहे, सिर्फ ऐसे ही दिया रहे, तो वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि सूरत दिया गया है कि मसूलीपट्टनम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थायी 1611 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में वो अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। अब देखते हैं यहाँ पर
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए मूल नाम क्या था, कंपनी फ्रांसिस देस इंदेस ओरिएंटलेस, ठीक है। इस कंपनी का नाम था, क्या था मूल नाम, कंपनी फ्रांसिस देस इंदेस ओरिएंटलेस, ठीक है, इस कंपनी का ये नाम था। अब देखिए ये प्रकृति इसकी किसकी थी, ये राज्य निर्मित थी, राज्य द्वारा। जैसे अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में याद है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में, हाईएस्ट में ये क्वेश्चन आया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें अंतर क्या था। देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये संयुक्त कंपनी थी, संयुक्त मतलब लोगों के द्वारा ये बनाई गई थी, ये प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा, ये प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई गई थी। जैसे हमारे यहाँ एक सरकारी सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें देखते हैं आपकी हर चीज़ें, उसका सेवा मतलब सर्विस बहुत ही अच्छा होता है। एचडीएफसी बैंक में जाएंगे सर्विस बहुत ही अच्छी है, ठीक है। एक्सिस बैंक में जाएंगे सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक होता है, आप जैसे आप जाएंगे एसबीआई में, ठीक है, क्या सर्विस के नाम पे आप जाएंगे, वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा आपको, काफ़ी समय तक आपका समय बर्बाद होगा, फिर जाके आपका काम होगा, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर था। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये राज्य द्वारा निर्मित थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लोगों के द्वारा एक संयुक्त कंपनी थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरी बात ये कह रहा है कि खर्च हेतु जो धन था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित था, तो वो जो धन भी खर्च होता था तो कहाँ से खर्च होता था, ये राज्य सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि इसकी स्थापना में किसका मतलब मुख्य भूमिका थी। तो ये एक मंत्री थे, लुई 14वें के शासनकाल में एक मंत्री थे जिनका नाम था कार्ल बर्ट, ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम कार्ल बर्ट था। इन्हीं के अनुरोध पर लुई 14वें ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में योगदान दिया, ठीक है, मतलब स्थापना किया, ठीक है। अब देखिए मूल नाम क्या था, कंपनी फ्रांसीसी देस इंदेस ओरिएंटलेस, इस कंपनी का मूल नाम था, ठीक, क्या था, फ्रांसीसी देस इंदेस ओरिएंटलेस इस कंपनी का मूल नाम था। अब देखिए मेन आपके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1664 ईस्वी लगाइएगा। अब देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरे अभियान के दल के साथ भारत रवाना हुआ। कौन रवाना हुआ, फ्रांसिस कैरे जो था ये अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ, और 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, एक बार रिकॉल करिए कुछ, मतलब अगर हम पुर्तगाली की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर या दुर्ग का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो 1603 ईस्वी में कहाँ पे करवाया था, 1503 ईस्वी में कहाँ पे करवाया था, कोचीन में, ठीक है। इसके बाद अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1611 में अस्थाई और 1613 में अस्थाई, ठीक है। ये 1668 ईस्वी में कहाँ पर ये सूरत में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो अंग्रेजों के साथ के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतनौती इसको बोला जाता कभी कभी, का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था। तो मेन यही है, पूछ रहा है, इनका पूछने का मतलब है कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन है। कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन है, जॉब चारनॉक, याद रखेंगे जॉब चारनॉक कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। जॉब चारनॉक के बारे में एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, इसको कलकत्ता का संस्थापक भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको कलकत्ता का संस्थापक भी बोला जाता था, ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉक को, ठीक है, संस्थापक, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ लिखा, ठीक है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था, जॉब चारनॉक। अब देखिए कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ, ठीक है, कब सम्मिलित हुआ, 1814 ईस्वी, ये याद रखेंगे, ठीक है, फैक्ट है। पुंडुचेरी की बात कर रहे हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी।
पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। पांडिचेरी पर कब्जा करने कैसे याद करेंगे? पास से पुर्तगाली, पास से पांडिचेरी। पांडिचेरी आए तो पुर्तगाली नाम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग मैक्सिमम यहाँ पर अगर देखा जाए पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का ही कब्जा रहा, लेकिन अगर पहली बार कब्जा करने वाले पुर्तगाली ही थी, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डेंस और डच भी यहाँ पर कब्जा किए थे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? अब देखिए, भारत आने वाले पुर्तगाली यात्री के बारे में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पीटर मुंडी के बारे में। पीटर मुंडी, 4 ऑप्शन था, यहाँ 3 ऑप्शन तो हमने लिख दिया है, 4 ऑप्शन था, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में आपका पीटर मुंडी भी दिया था, तो पीटर मुंडी नहीं था, ठीक है। पीटर मुंडी को आपको गलत लगाना था, ठीक है। यहाँ पे कौन था? दुआर्ट बारबोसा था ये, ठीक है। डोमिंगो पायस था और फार्नोजो नुनीज था, ये यहाँ पर पुर्तगाली यात्री थे। पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी, लेखक, यात्री, कुछ भी कर सकते हैं, वो था, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम नगर निगम 1668 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ, ये सब जानते होंगे। ये डेट याद रख लीजिए, हो सकता है कभी डेट पूछ ले, क्योंकि डेट नहीं याद रहता लोगों को, ठीक है। सिर्फ मद्रास तो याद ही रहता है, डेट नहीं है। 1668 में मद्रास में। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्ट विलियम्स है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। तो डच ने क्या किए थे? ये इसको पराजित किए थे, किसको? पुर्तगालियों को पराजित कर किए थे, और आधुनिक कोच्चि में क्या किए थे? फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाए थे, ये याद रखेंगे, फैक्ट है। अब देखिए कुछ फैक्ट और देखते हैं यहाँ पर, तथ्य, ठीक है। ये जितने भी फैक्ट है यहाँ पर, ये सभी फैक्ट आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, पहला फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? तो अंग्रेजी शासनकाल में अफीम, सोरा, ये सब के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? ये बिहार ही प्रसिद्ध था। कौन सा? बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों को स्वपल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है? तो अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है? थॉमस बेस्ट नाम था। पुर्तगालियों को स्वल्ली के नामक स्थान पर हराने वाले, ठीक है, थॉमस बेस्ट नाम था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रयोग किया? तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे? हुगली को लूटपाट मचा रहे थे वहाँ पर, ठीक है। तो कौन थे? पुर्तगाली थे ये। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो ये भी याद रखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है। तो पहले पुर्तगाली है, ये तो पहले ही रहेंगे, इनको आगे ही रखिए। इसके बाद डच होंगे, ठीक है, डच हैं। इसके बाद अंग्रेज हैं, फिर डेन है, फिर फ्रांसीसी है। कैसे याद करेंगे? एक आप ये जब इलेक्शन चल रहा था तो एक आप स्लोगन सुने होंगे, पीडीए, ठीक है, पीडीए, पीडीए, पी से पुर्तगाल, डी से डच, ए से अंग्रेज। उस समय जो स्लोगन होगा आप सभी जानते होंगे, हम उस सबको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर पीडीए क्या है? पुर्तगाल, डच और अंग्रेज। तीसरा क्या है? डेन और फ्रांसीसी, ठीक है। तो डेन और फ्रांसीसी, तो डी एफ लीजिए, पीडीए डी एफ। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी। डेन माने मतलब क्या? डेनमार्क, और डच मतलब हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी अभी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 ईस्वी में तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 ईस्वी में यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थे। तो पहले आए और बाद में गए, 1661 ईस्वी में गए नहीं, इनको भगाना पड़ा, ठीक है, भारत सरकार को, ठीक है, तब ये जाए, और जाने को ये तैयार नहीं थे पूरी तरह से, एक कॉलोनी ही अपना बनाना चाहते थे। आज भी वहाँ पर पुर्तगाल यहाँ पर गोवा में देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे पुर्तगालियों का बहुत से सारे मतलब मोनूमेंट हैं, चर्च हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था किसने? पुर्तगाल व्यापारियों ने। तो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक केंद्र किसने स्थापित किया था? पुर्तगाल व्यापारियों ने ही स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कुन्नूर में, याद रखेंगे, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया था। पहली कहाँ पर? पहली कोचीन में, दूसरी कहाँ पर? कुन्नूर में स्थापित किया था। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया था मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा, ठीक है, लूटपाट मचा रहे थे, इसीलिए शाहजहां ने क्या किया? इनकी बस्तियों को ही नष्ट कर दिया, ठीक है, सही किया, क्योंकि ये सब ज़्यादा लूटपाट मचा रहे थे, मतलब अति कर दिए थे सब,
ठीक है। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में, याद रखेंगे। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेज़ों की प्रथम अस्थायी जो 1611 में हुई थी वो भी मसूलीपट्टनम में हुई थी। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में। डचों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री ये 1627 ईस्वी में स्थापना स्थल कौन था? पीपली था। तो डच, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, डच का बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ था जो 1627 ईस्वी में स्थापित किया गया था? वो पीपली में था। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो विभिन्न यूरोपीय कंपनी थी उनका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। उनका स्थापना वर्ष कब हुआ? ये मत सोचिएगा कि भारत में आ गए तब, ये चाहे जहाँ रही हो तो उनका स्थापना वर्ष कब हुआ। पहले एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल कंपनी 1505 में। ठीक है, जो आपका घटना चक्र में डाटा दिया है, हो सकता है किसी बुक में और दिया हो किसी और, हम जो घटना चक्र में डाटा दिया है उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल जो कंपनी ये 1505 ईस्वी में स्थापित हुई। ठीक है, दूसरा आपका, पहला तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 में ईस्वी में स्थापित हुई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये कब स्थापित हुई? तो याद रखेंगे ये कब स्थापित हुई? ये 1600 में स्थापित हुई। ठीक है, इसके बाद 1610 ईस्वी में नीदरलैंड डच की कंपनी बेरेनिगे ओरिएंटेस कंपनी, ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ठीक है, ये 1602 ईस्वी में स्थापित हुई। कंपनियों की स्थापना वर्ष अलग है और ये आगमन वर्ष अलग है। ठीक है, अगर आगमन वर्ष कहे तो पहले पुर्तगाली डच अंग्रेज आएंगे, अगर स्थापना वर्ष कहेंगे तो पुर्तगाली फिर आपका पुर्तगाली फिर अंग्रेज आ जाएंगे, फिर पीडीए नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, पुर्तगाली फिर अंग्रेज और फिर ये डच आ जाएंगे। तो ये सब में देखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर पीडीए वाला फार्मूला नहीं, ये दूसरा फार्मूला लगाते हैं, पी और यहाँ पर कौन सा है इसके बाद ई, पीडी, इसके बाद कौन सा है जाएगा? डेनिश 1616 वो डेन कंपनी। ठीक है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेन मतलब जिसको आप डेनमार्क कहते हैं, तो ये डी आ जाएगा। फिर आपका फ्रांस डी एफ तो ये रहेगा ही। ठीक है, तो आप ये डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हम अभी ऊपर बताए 1664 में स्थापित हुई। ठीक है, तो पहले एस्तादो में 1505 में, 1600 में आपका ये हुआ क्या? पुर्तगाली ये ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आपका डच 2000 वो 1602 ईस्वी में, डेन 1616 ईस्वी में, इसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। ये दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, आगमन और ये स्थापना कंपनी का दोनों में बहुत अंतर है। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप कहीं और बुक में देखेंगे कन्फ्यूज, फिर वो अलग देंगे, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया रहता कि कौन आगमन है कौन है, सिर्फ लिख देते हैं, फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किसकी बात कर रहा है? महत्वपूर्ण संधियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी संधियाँ पहले देख लीजिए, तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे कौन सी संधि किस लिए हुई थी। ठीक है, पहले क्योंकि मैं इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपके जो घटना चक्र में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मैं घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बने हैं। ये जो एक एक वर्ड लिखा गया है ये एक मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला कौन सा संधि देखते हैं? पहला देखते हैं ये इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी डेट याद करिए, क्योंकि वहाँ पर डेट पूछा जाता है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच में? अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में कौन सी? 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब इसके 4 दिन बाद कौन हुआ था? अंग्रेज तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कौन द्वितीय संधि कौन प्रथम संधि। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पर हम मेरा एक ही मकसद है, डेट याद रखिए, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए और कौन सी संधि?
मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि कब हुई थी, और और मद्रास की संधि। पहले मद्रास की संधि याद करेंगे, फिर मंगलौर की संधि याद करेंगे, ठीक है। तो अगर मद्रास की संधि याद रखेंगे, 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। तो आपको डेट क्या याद रखना है, 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर। अभी इसको बताएंगे क्यों ये संधि हुई थी। अभी आप सिर्फ ये मेरा एक ही मकसद है कि मद्रास अगर आ जाए संधि तो 1769 सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है बस। अब इसके बाद मद्रास से थोड़ा सा बड़ा मंगलौर है, ठीक है, अब अक्षर में बता रहा हूँ। तो ये 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में कौन सी संधि हुई थी, 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच ये संधि हुई थी, याद रखेंगे। ये 1784 में ये मंगलौर की संधि, ठीक है। अब देखते हैं साल बाई की संधि कब हुई थी। ये साल बाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। ये कई बार पूछा गया साल बाई की संधि, ठीक है, याद रखेंगे। 1782 में अंग्रेज और मराठे के बीच में हुई थी साल बाई की संधि, ठीक है। तो अभी हम पूरी संधि देखेंगे, सब कुछ संधि देखेंगे, किस लिए यह संधि की गई थी। यहाँ पर सिर्फ आपको डेट याद करना है। साल बाई पूछे 1782 में, 1784 में ये मंगलौर की संधि, और मद्रास की 69 में, और इलाहाबाद की अगस्त 65 में, और अगस्त ये 16 अगस्त 65 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर एक नोट से याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने 1625 के पहले की बात कर रहे हैं। तो 1625 के अगर पहले की बात करें तो सूरत में स्थापित हुआ था, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद, आगरा में स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। तो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन थे, नागपट्टिनम, ठीक है। तो ये नागपट्टिनम भी एक डच व्यापारिक केंद्र था। चिनसुरा भी डच व्यापारिक केंद्र था। मसूलीपट्टनम भी डच व्यापारिक केंद्र था। सूरत, ठीक है, अहमदाबाद, कोचीन, आगरा, ये प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। अब चलते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष देखते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ था, कर्नाटक के युद्ध के बारे में इसको बताया जाता है, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध हैं, इन्हीं तीनों कर्नाटक युद्ध को आपको याद करना है। चलते हैं देखते हैं पहला कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के विरुद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में हुआ था। कब, 1746 से 48 के। तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। तो उस समय नियम कानून कोई था ही नहीं, जो पाता था जिसको अधिकार कर लेता था, जो महान बलवान होता था वो दूसरे को दबा देता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंग्रेज कैप्टन बार्नेट द्वारा अंग्रेजी सेना की जहाज़ों को, फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार कर लिया गया था अंग्रेजी सेना द्वारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार मात्र एक्स ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। तो याद रखेंगे, एक्स ला सापेल की संधि से जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध है वो समाप्त हुआ। तो ये भी बताया जाता है कि अगर फ्रांसीसी, वो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था इसी एक्स ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। तो अगर पूछे कि एक्स ला सापेल संधि क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति इसी संधि के साथ हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ठीक, तो एक्सला सापेल के संधि के साथ क्या हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। अब देखिए बांडीवास का युद्ध देख लीजिए, अंग्रेज ब्राह्म फ्रांसीसी, ये भी था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, जनवरी 1760 ईस्वी में ये हुआ था। बांडीवास 1760 ईस्वी में, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे यूपीपीएस, चाहे जिम में, सब में पूछा गया है, ठीक है। 1760 में नेतृत्वकर्ता आयरकुट, ठीक है, नेतृत्वकर्ता भी पूछ लिया गया है कि ये जो आपका बांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था, अंग्रेज का। तो अंग्रेजी सेना का कौन था, याद रखिएगा, आयरकुट था। और फ्रांसीसी सेना का कौन था, काउंट डी लाली था। तो दोनों याद रखिएगा, आयरकुट अंग्रेजी सेना का, काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का। परिणाम क्या हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे, फ्रांसीसी बुरी तरह हारे थे यहाँ पे। अब देखिए कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था
ये निर्णायक रहा था। 1749 से 54 के बीच में ये हुआ था। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ था। तो कर्नाटक की संधि, जो तृतीय युद्ध था, किस संधि के साथ? पेरिस की। और पहला एक्सला सापेल की संधि के साथ। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखेंगे। अब ये भी याद रखेंगे कि ये कब, मतलब कर्नाटक का डेट भी, कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ। तृतीय 58 से 63 के बीच में हुआ, पहला 46 से 48 के बीच में हुआ। तो ये डेट भी, बांडीवास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 1760 में। ठीक है, अब देखते हैं पांडिचेरी फ्रेंच, ठीक है, का अधिकार था, मतलब मुख्यतः। गोवा पे पुर्तगीज का अधिकार था। ट्रायनकोट पे डेनिश डेन का अधिकार था। मद्रास पे डच। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वर्ष और अवधि देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर नूनो दी कान्हा, इसका कार्यकाल कब से कब था? तो पुर्तगाली गवर्नर नूनो दी कान्हा का कार्यकाल क्या था? ये 1529 से 1538 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्यकाल था। अब देखिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा वायसराय नियुक्त किया गया था। अज्जीदीव और कन्नूर, जिसको कुन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो वायसराय नियुक्त किया गया था प्रथम। अल्मीडा, मतलब अल्मीडा क्या? ब्लू पॉलिसी नीति यही लाया था। ठीक है, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी नीति। ठीक है, तो याद रखिए नीले जल की नीति। अब देखिए अजीब और कन्नूर में इन्होंने पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? 1961 ईस्वी के बीच में बात करते हैं। तो मैनुएल एंटोनियो वास्लो द सिल्वा, पुर्तगाली शक्ति भारत में पलायन की वापसी। तो यही था गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल। ठीक है, 1961 ईस्वी में कौन था? मैनुअल एंटोनियो वास्लो ये सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। ये याद रखेंगे। अब देखते हैं इधर बंगाल के शासक के बाद पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति सतगांव तथा चटगांव में गियासुद्दीन महमूद शाह से 1934 में लिया था। ठीक है, कहाँ पर? सतगांव और चटगांव में। ठीक है, अनुमति मांगी थी, यहाँ पर स्थापित करेंगे अपनी फैक्ट्री। अब थोड़ा देखते हैं कुछ वैवाहिक संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कार्ड किसका किसका है। तो ये कार्ड समझिए। ठीक है, ये कब हुआ था? 1661 ईस्वी में ये। ठीक है, तो ये कौन वर पक्ष की तरफ से था? चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के ये सम्राट थे। ठीक है, और वधु पक्ष की तरफ से पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की शादी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? विवाह कब हुआ था? तो विवाह 1662 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या प्राप्त हुआ? पूरा बम्बई शहर ही प्राप्त हुआ, मतलब सालसठ द्वीप जो है पूरा इसको बम्बई शहर को प्राप्त ही हो गया। इसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा अंग्रेज को दे दिया गया, दहेज दिए थे। ठीक है, डाउरी सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। अब देखिए चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को फिर क्या किए? अपने दहेज वाले धन को, मतलब जैसे लोग कहते हैं दहेज वाले धन को नहीं कहीं दिया जाता, लेकिन ये सब क्या किए? दहेज वाले धन को भी क्या किए? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। ठीक है, कि 10 पाउंड आप देते रहिए वार्षिक किराया और आपको दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए 10 पाउंड कितना कम था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये उस पिछले वाले चैप्टर का जो भी आएगा चैप्टर उसका है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, फैक्ट ही है। रणजीत सिंह के ने तोप और गोला और बारूद बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए। कहाँ पर? लाहौर और अमृतसर में स्थापित किए थे। ठीक है, आमेर के सवाई जयसिंह ने लिक्विड के रेखा गणित के तत्वों का भंडार का अनुवाद कराया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया। श्रृंगेरी मंदिर शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले प्रथम मुस्लिम शासन का क्या नाम था? शासक का, इनका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, शासक थे, बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पर विविध। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। याद रखिएगा। चतुर्थ मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं, ठीक है, वो सॉरी चतुर्थ ने तृतीय मराठा युद्ध, चतुर्थ को मैसूर वाला हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये कौन थे उसमें? लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद
वर्तमान प्रयागराज से किया गया था। जॉर्ज एलन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था। 1878 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजसी उपाधि अधिनियम क्या था? पारित कब किया गया था? 1876 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सांसद द्वारा किया गया था। प्रावधान क्या था? महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई थी। ठीक है, इसी में, ठीक है, 1876 में राजसी उपाधि अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब? ये प्रारूप और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियमित तिथि थी 26 जुलाई 1856 में। इसकी 26 जुलाई 1856 में, ठीक है, अधिनियमित तिथि थी। तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, नियम 15 विधवा विवाह वैध। ठीक है, उत्पन्न संतान क्या है? वैध होगा। ठीक है, तो ये भी वैध है, ये भी वैध है। ठीक है, अब चलते हैं बंगाल पर। ठीक है, ये सब था, तो ये कंपनी के बारे में कुछ था। ठीक है, कि कंपनी में कौन कौन सा था, थोड़े से इंपॉर्टेंट जो काम थे उसमें हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ पर जो आपको बता रहे थे, जो अभी हम वो डेट याद करवाए थे उसी सबसे रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, अब पहले बंगाल पे देखते हैं। बंगाल में यहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर आप घटना चक्र का देखेंगे। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दूसरा चैप्टर है। आप अब 3 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। ये आज 3 चैप्टर आपका ख़त्म होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पिक्चर में आया। तो मुर्शीद कुली खान पहली बार जब ये 1717 में फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इससे पहले मुर्शीद कुली खान था। 1713 में फर्रुखसियार द्वारा बंगाल का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो पहले 1713 में उप सूबेदार, फिर 1717 में सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर था। मतलब इसके बाद मुगल सम्राट ने कोई गवर्नर नहीं नियुक्त किया, यही अंतिम गवर्नर था। स्वतंत्र रूप से अगर नियुक्त करने की बात चलते जाला जाए तो यही था। ठीक है, अब देखिए बंगाल का दीवान औरंगजेब की मृत्यु के समय, याद रखिएगा बंगाल का दीवान था यह औरंगजेब की मृत्यु के समय। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं। इजारा व्यवस्था किसने लाया था? इजारा व्यवस्था को मुर्शीद कुली खान ने ही लाया था, स्टार्ट किया था। किसने? इजारा व्यवस्था को मुर्शीद कुली खान ने। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थापित किया था? इन्हें मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। ठीक है, किसने? मुर्शीद कुली खान, ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो 1717 से 33 तक तो ये रहा। ठीक है, इसके वो 1717 से 1727 तक रहा। ठीक है, 10 साल मुर्शीद कुली खान का चला। इसके बाद शुजाउद्दीन आया, 27 से 39 तक आया। तो 27 से 39 तक इसमें कुछ खास नहीं काम हुआ। ठीक है, मतलब बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन द्वारा बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, तो नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया? अली वर्दी खान। अभी पिक्चर में अली वर्दी खान नहीं है, लेकिन अली वर्दी खान को इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में कौन आया था? शुजाउद्दीन आया था। कब से कब आया था? 27 से, जब ये आपका मुर्शीद कुली खान गया तो 27 से 39 के बीच आया था। तो इसने क्या किया था? इसी अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को परास्त किया था। बंगाल की गद्दी पर अध्यस्त स्थापित किया था। कब? 1740 ईस्वी में। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? इसके बारे में ये बोला जाता है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से धन के बदले पुष्टि पत्र प्राप्त किया था। एक बार 2 करोड़ रुपए क्या किए थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए पहली बार दे दिए थे कि हमको यहाँ पर शासन करने दिया जाए। ठीक है, वो ये क्या मोहम्मद शाह ने कर दिया, लेकिन बार बार वो धन नहीं भेजे। ठीक है, एक ही बार 2 करोड़ भेज दिए,
बस हो गया, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से धन के बदले पुष्टि पत्र, ये अलीवर्दी खां की बात कर रहे हैं। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल और मराठा के बीच की सीमा थी, तो बंगाल और मराठों के बीच की सीमा थी स्वर्ण रेखा नदी। उत्तराधिकारी, इसका अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला, ठीक है, याद रखिए, सिराजुद्दौला नियुक्त किया गया। अप्रैल 1756 में इसकी मृत्यु हो गई थी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल की राजनीति में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि अलीवर्दी खान की कोई बेटा नहीं था, बेटी ही थी, तो तीनों बेटी से जो एक पुत्र था बहुत योग्य था सिराजुद्दौला, उसी को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था? तो यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से इसी अलीवर्दी खां ने ही किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो वो शहद देंगे, और इधर यदि इन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने ही कहा था, जिसका कार्यकाल कब था? 1740 से 56 के बीच जिसका कार्यकाल था, ठीक है, ये याद रखेंगे, 40 से 56 के बीच इसी का कार्यकाल था, ठीक है। तो ये मतलब इतने आपको इतना याद रखना पड़ेगा किसके बारे में? अलीवर्दी खान के बारे में। तो आप मैं अगर पूछूं कि आप सीक्वेंस बताइए बंगाल के नवाबों का, तो पहले किसको बताएंगे? मुर्शीद कुली खान को बताएंगे। इसके बाद किसको बताएंगे? किसको बताएंगे? सुजाउद्दीन को, 1727 से 39 के बीच में था, और 39 से 40 के बीच में सरफराज खान था, ठीक है, याद रखेंगे। एक ही साल के लिए था सरफराज खान, ये जिसको था, ये 1739 से 40 के लिए। इसके बाद 40 में कौन आया? अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान, इसको मार के सरफराज खान को, ये क्या बना? अपना बंगाल का नवाब बना, ठीक है। तो फिर इसके बेटे आए, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, पहला अलीवर्दी खान, फिर सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद करिएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले मुर्शीद कुली खान, फिर आपका सुजाउद्दौला, वो सुजाउद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला में अंतर है, सुजाउद्दीन आया, ये मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान आया, फिर इसके बाद सिराजुद्दौला आया, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सिराजुद्दौला 56 से 57, इसका भी कार्यकाल ज़्यादा समय तक नहीं चला था। अलीवर्दी खां के दौहित्र पुत्र का अधिकारी था। दौहित्र पुत्र मतलब पुत्री का पुत्र था, ठीक है, ये उसका उत्तराधिकारी था। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है, हालबेल ने इसको प्रचलित किया था। हालबेल ने कहा था कि लगभग 146 लोग को 4/18 के कमरे में बंद कर दिया गया। उसमें किसने बंद किया? सिराजुद्दौला ने, और कुल मिला के 23 लोग ही बच पाए थे, ठीक है, इसने कहा था। तो ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 20 जून 1756 ईस्वी में ये ब्लैक होल की घटना घटित हुई। कब? 20 जून 1756 ईस्वी में। इसको क्या बोला गया था? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि भी इसको दिया जाता है, ठीक है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का उपाधि किसको दिया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से पड़ी थी? क्योंकि 3 बेटियां थी, तीनों बेटी में एक बेटी के बेटे को बना दिया गया नवाब, लेकिन 2 बेटी तो नाराज हो गई। तो दो बेटी नहीं नाराज हुई, एक बेटी ज़्यादा नाराज हुई, घसीटी बेगम, ठीक है। घसीटी बेगम, मीर जाफ़र, ये तीनों मिलकर षड्यंत्र रचे। मीर जाफ़र, घसीटी बेगम, शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था, ठीक है, और ये बंगाल की सेना का नायक भी था, ठीक है। आपस में ही ये सब मतलब षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है, और घसीटी बेगम भी थी, ठीक है, और अंग्रेज़ों के साथ ये सब मिले थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? पलासी का युद्ध हुआ, जहाँ पर ये सब मतलब युद्ध क्या हुआ? एक षड्यंत्र के द्वारा कुछ ही घंटों का युद्ध ही था, ठीक है। वो इसके बाद ये सिराजुद्दौला मारा गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, जब आपका पलासी का युद्ध हुआ, ठीक है, पलासी के युद्ध में जब ये क्या हुआ, सिराजुद्दौला मारा गया, तो कौन बना नवाब बंगाल का? ठीक है, तो बंगाल का नवाब जो साथ दिया था अंग्रेजों का, वही बना। कौन बना? मीर जाफ़र बना, ठीक है, याद रखिएगा, कौन बना? मीर जाफ़र बना। अब देखते थोड़ा सा और यहाँ पर
लेकिन क्या हुआ, मीर जाफ़र से ये अंग्रेज़ थोड़ा संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, उसको बहुत आलसी ये समझते थे। सोचे कोई अच्छा सा मतलब ये नियुक्त हो, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, नियुक्त किया किसको, मीर कासिम को नियुक्त किया। अब देखिए मीर कासिम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा योग्य था। मीर कासिम कब नियुक्त हुआ, 1760 से 63 के बीच में ये नियुक्त किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। 1760 से 63 के बीच में सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर इसने किया था, मीर कासिम ने। याद रखिएगा जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद कौन बंगाल का नवाब बना, मीर जाफ़र बना। फिर 1-2 साल उसको देखा गया, उसको हटा दिया गया, मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है। अब मीर कासिम जब बना तो यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तब पड़ी। दो इम्पोर्टेंट है, प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, बक्सर का युद्ध इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानित कर दिया गया, किसने किया, मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया, ये किसने, मीर कासिम ने ही स्थापित किया, ठीक है। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य नवाब था, तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में कौन सा सबसे योग्य था, मीर कासिम था। पुड़िया तथा रंगपुर में फौजदारी, ठीक है, ठीक है, फौजदार, ठीक है। तो पहले पुड़िया में, फिर रंगपुर में फौजदार था, ठीक है, याद रखेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ, तभी बताएंगे ये। मुंगेर तोपों और तोड़ेदार बंदूकें बनाने के लिए की व्यवस्था किया था, ठीक है। तो कहाँ पर, मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था किसने किया था, मीर कासिम ने। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल के राज्य के किस जिले में स्थित है, ये मतलब नदिया जिले में, ठीक है, नदिया जिले में स्थित है। कहाँ पर, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। कंपनी द्वारा 2 उप दीवान कौन नियुक्त किए थे दीवानी कार्य हेतु, राजा सिताब राय बिहार के लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। राजा सिताब राय कहाँ से थे, बिहार के लिए थे राजा सिताब राय, ठीक है। और एक और थे मोहम्मद रजा खान, ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद रजा खान, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोहम्मद रजा खान। तो मोहम्मद रजा खान कहाँ कहाँ के थे, बंगाल के लिए, ये बंगाल के लिए, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बंगाल के लिए। तो सिताब राय बिहार के लिए, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो मीर कासिम था, नहीं, अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि मीर कासिम हमारे विरुद्ध अवध के नवाब के साथ मिलकर क्या कर रहा है, और मुग़ल सम्राट के साथ मिलकर क्या कर रहा है, षड्यंत्र रहा है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने नवाब के पद से मीर कासिम को हटा दिया था, ठीक है। मीर कासिम को हटा कर किसको बना दिया बंगाल का नवाब, मीर जाफ़र को बना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब क्वेश्चन जो आपको यही बना कि आप, क्योंकि वो कुछ एग्जामिनर समझ रहा है, बच्चा सोचेगा कि जब हम पूछेंगे बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मीर कासिम था, क्योंकि मीर कासिम ही उस समय वो नहीं, उसको हटा दिया गया था, ठीक है, किसको फिर बना दिया गया, कहें हमारा ये पुराना वाला ही साथी सही है, ठीक है, मीर जाफ़र को फिर बना दिया गया। तो ये तो पूरी तरह से कठपुतली ही था, ठीक है। अब देखिए ये सब जो ये सब चल रहा था, पूरा ये पिक्चर चल रहा था, इसका डायरेक्टर कौन था, तो इसका डायरेक्टर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, पूरे पिक्चर का डायरेक्टर था रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं भारतवर्ष में ब्रिटेन राज्य का संस्थापक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, इसी के बारे में है सब। सिराजुद्दौला को कहाँ हराया, प्लासी के युद्ध में हराया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला यही था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किस युद्ध से हुआ, तो किस युद्ध से, याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रभुत्व की अगर असली देखा जाए तो बक्सर के युद्ध से, ठीक है। शुरुआत कहाँ हुई, प्लासी के युद्ध से, लेकिन असली कहाँ हुआ, बक्सर का युद्ध। जन नेता सैनिक के रूप में, याद रखेंगे। संस्थापक बंगाल का लुटेरा राज, याद रखिएगा, यह बंगाल का लुटेरा राज भी कहलाता है, ठीक है। श्वेत विद्रोह अंग्रेजों के समय, इसी के समय में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ ही ये किया था, ठीक है। अब वही आगे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, इलाहाबाद की संधि के बारे में। बंगाल का गवर्नर कब से कब था,
ये 1757 से 60 तक बंगाल का गवर्नर था और 17 से 65 से 67 तक इसका 2 कार्यकाल चला था। ठीक है, 57 से 60, 65 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर शाह आलम द्वितीय 1754 से 1806 ईस्वी में। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। ये मुगल सम्राट था। ठीक है, अब क्या हुआ, इलाहाबाद की पहली जो संधि घटनाक्रम शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो इलाहाबाद की पहली संधि थी इसमें क्या हुआ था, जो इलाहाबाद को ये अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और अवध के नवाब थे उनके द्वारा जो इलाहाबाद और एक कड़ा था यहीं इलाहाबाद के पास ही था। ठीक है, इसको शाह आलम को प्रदत्त कर दिया गया था। सब अंग्रेजी पिक्चर बना रहे थे, जो वो चाहते थे वही होता था। तो क्या किया गया, जब बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो वहाँ का सेनापति था, उसके द्वारा सब हार गए। यहाँ पर ये देखिए, ये बक्सर का जो युद्ध था इसमें क्या हुआ, 12 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अभी इसके बाद उसको बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जो बक्सर का युद्ध था 12 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, ये याद रखेंगे, अंग्रेजी सेना में हेक्टर मुनरो था और पक्ष मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों लोग मिलकर कर रहे थे किसका सामना, अंग्रेज़ों का सामना, और ये तीनों हार गए और ये हेक्टर मुनरो जीत गया। अब यही पूछा गया था तत्कालीन बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था बक्सर के युद्ध के समय। बंगाल का तत्कालीन गवर्नर, ठीक है, ये नवाब था बंगाल का मीर जाफर, लेकिन बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था, हेनरी विंसेंट टार्ट था। तो याद रखिएगा, हेनरी विंसेंट टार्ट था बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। ठीक है, जब ये बक्सर का युद्ध चल रहा था हेनरी विंसेंट टार्ट था। ठीक है, अब ये देखिए, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हो गया तो इसको संभालने के लिए कौन आया, ठीक है, ये कौन, रॉबर्ट क्लाइव भी आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ किया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या क्या इलाहाबाद की संधि में हुआ था। अब देखिए, इलाहाबाद की संधि में हमने क्या बताया, इलाहाबाद को संरक्षण में ले लिया गया, अवध के नवाब को जो इलाहाबाद छोड़ा गया था अवध के नवाब के द्वारा, और कड़ा को इसको शाह आलम द्वितीय को पकड़ा दिया गया, मुगल सम्राट को पकड़ा दिया गया। ठीक है, आप सोचेंगे मुगल सम्राट को क्यों पकड़ाया गया, क्यों, उसके पीछे अंग्रेज़ों का भी एक दूसरी नीयत थी। ठीक है, वो ऐसे किसी को कुछ नहीं देते। ठीक है, जो 12 अगस्त 1765 में ये फरमान आया था, ये मतलब ये पहला इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, इसकी दीवानी ले लिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। किससे दीवानी कौन देता, मुगल सम्राट ही देते, क्योंकि वो पूरे देश पे राज्य करते थे। तो वही किसको दे दिए, मुगल सम्राट को, कहे वो सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसको दे दिए, कंपनी को दे दिए, कहें आप जाइए वहाँ दीवानी करिए, वहाँ पर अपना व्यापार करिए, खुलेआम कुछ भी करिए। ठीक है, किसने कहा, शाह आलम द्वितीय ने कहा। और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों ने खुश करने के लिए क्या दे दिया, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को दे दिया, कहा आप भी खुश हो जाइए। आप पूछेंगे कि शुजाउद्दौला का क्या हुआ। देखिए, कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दिया गया, कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन भी दिया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान कौन था, बीपीएससी में आया है मोहम्मद रजा खान। ठीक है, तो ये तो हम बता ही दिए हैं कि मोहम्मद रजा खान, ठीक है, मुर्शिदाबाद का उपदीवान था। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, जो पहला तो इलाहाबाद की जो संधि हो गई तो उसमें आपको पता चल गया कि क्या क्या मिला, बंगाल बिहार उड़ीसा किसको दीवानी मिल गई, अंग्रेज़ों को मिल गई, इलाहाबाद कड़ा किसको मिल गया, शाह आलम द्वितीय को मिल गया। ठीक है, अब देखिए शुजाउद्दौला को क्या मिला, तो यहाँ पर देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि में पता चलता शुजाउद्दौला को मिला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से यह संधि की गई, अंग्रेज़ों ने फिर 4 दिन बाद इनसे संधि किया। ठीक है,
इलाहाबाद और कड़ा मुगल सम्राट को दे दिए, ये तो पहले में ही हुआ था। नवाब पर 50 लाख का हर्जाना भी लगा दिए, इन पर 50 लाख का हर्जाना भी लगा दिया और अवध में व्यापार करने का अधिकार भी हासिल कर लिया। मतलब इनको कुछ नहीं हासिल हुआ, ठीक है, अवध के नवाब को, ठीक है। अवध में व्यापार करने का अधिकार लगा दिया, मतलब व्यापार करने का अधिकार ले लिया और नवाब पर 50 लाख का, 1000 नहीं 50 लाख का जुर्माना लगा दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मतलब इसमें किसका फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो सिर्फ अंग्रेज़ों का हुआ, थोड़ा बहुत खुश करने के लिए शाह आलम द्वितीय को, और उसको तो मार ही दिया गया, मीर कासिम को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध क्या आपके पेपर में आया था? अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इनको तीनों को अरेंज करना था। आप क्या बताएंगे, अंबर का युद्ध पहले हुआ था कि पलासी का या बक्सर का? तो पहले किसका युद्ध हुआ था? पहले अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। फिर 1757 में किसका हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। तो पलासी का युद्ध के बाद 65 में किसका हुआ था? बक्सर का ही हुआ था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये 64 में बक्सर का ही हुआ था, 12 अक्टूबर 1764 में बक्सर हुआ था, 65 में संधि हुई थी, ठीक है। अब देखिए, मोहम्मद जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन को पराजित किया, इसीलिए इसको अंबर का युद्ध कहा जाता है, याद रख लीजिए, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। अब देखिए, क्षेत्रीय राज्य पंजाब तथा मैसूर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हम पंजाब की बात करेंगे। ये कौन है? रणजीत सिंह है, ठीक है। तो रणजीत सिंह है, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचलिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था, ठीक है। सुकरचकिया मिसल, यही बार बार पूछा जाता है किस मिसल के थे, तो ये सुकरचकिया मिसल के थे। पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी तथा अमृतसर धार्मिक राजधानी दोनों पर अधिकार इनका हुआ था, ठीक है। तो पंजाब को लाहौर की लाहौर, और यह देखिए पंजाब का जो लाहौर था इसको राजनीतिक राजधानी बनाए थे, अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाए थे, दोनों पर इनका अधिकार था रणजीत सिंह का। तीसरा कथन ये कहता है कि प्रसिद्ध कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये किसका कथन था? रणजीत सिंह का ही कथन था, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आपको हो गया ना, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो इनके पास एक ही आंख थी, ठीक है, रणजीत सिंह के पास। अब देखिए, फ़कीर अजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। कौन था? फ़कीर अजुद्दीन किसका था? रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। अब देखिए, विक्टर जाकमा के बारे में कहा गया है। विक्टर जाकमा कौन थे? तो विक्टर जाकमा याद रखिएगा, फ्रांसीसी यात्री रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। तो हो सकता है किसी साल पूछ ले कि विक्टर जाकमा या किसने कहा था कि रणजीत सिंह नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया था, किसकी? तो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किसने किया था? विक्टर जाकमा ने किया था। अब देखिए, शाह शुजा के बारे में कुछ दिया गया है। शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया था। तो शाह शुजा ने ही रणजीत सिंह को कोहिनूर के हीरे का उपहार दिया था। 1805 इसमें क्या हुआ था? भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया गया था। किससे? भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया गया था 1805 से। अभी यहाँ एक दो चीज़ें बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको मत भूलिएगा। अब देखिए, जमान शाह ने क्या किया था? राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार बनाया। तो जमान शाह को राजा की उपाधि दे दी तथा लाहौर में अपना सूबेदार माना, ठीक है, रणजीत सिंह ने। अब देखिए, 1799 में लाहौर पर अधिकार किया और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया। तो अभी हमने यहाँ ऊपर बताया था लाहौर को राजनीतिक राजधानी। जमान शाह के बारे में फिर आ रहा है, अहमद शाह अब्दाली का पोता था। ये जमान शाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पोता था, ने लाहौर पर रणजीत सिंह के अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त की। तो कि आप कर लीजिए। क्यों अनुमति प्रदान की? अब देखिए, उसके भी पीछे रीजन था, क्योंकि चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर ये वापस जमान शाह को भेज दिए थे रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने क्या किया था? उसकी तोपें कहाँ गिर गई थी? चिनाब नदी में गिर गई थी। तो रणजीत सिंह ने क्या किया? उस तोपों को निकलवाया और उसको भेज दिया। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा दरिया दिली दिखा दे, मतलब बाहर वाले थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये महाराजा रणजीत सिंह अच्छा काम किया था और इसीलिए इनको पूरा लाहौर ही अधिकार करने के लिए मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अमृतसर की संधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है।
अमृतसर की संधि महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकॉफ, याद रखेंगे चार्ल्स टी मेटकॉफ के मध्य कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट है अमृतसर की संधि। दो चीज़ें हैं, अमृतसर की संधि, एक लाहौर की संधि, यहीं पर है लाहौर की संधि। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंत के प्रतीक की थी, एक शांति संधि थी। ठीक है, तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंत के प्रतीक के तौर पर एक शांति संधि थी। तो पेपर में यही घुमा के देता है, दोनों डेट एक ही साथ लिख देता है, 46 वाला भी और इधर 9 वाला भी, 1809 वाला भी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अमृतसर 9 में हुआ था और जो लाहौर की 46 में हुआ था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह, ये पेपर में पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह है। ठीक है, अदालत आला की स्थापना कहाँ किया गया था? लाहौर में अदालत आला की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? लाहौर में अदालत आला की स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये गवर्नर जनरल हार्डिंग, सेनापति कौन था? लॉर्ड होगफ। ठीक है, लॉर्ड होगफ था, होगफ लॉर्ड होगफ था और हार्डिंग जनरल था। युद्ध की घोषणा 13 दिसंबर 1845 को हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए, तो 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, सिख इसमें एक मुदकी की, ये मुदकी का युद्ध आपके आरो यारों में एक बार पूछ लिया गया था, ये डेट पूछा था, ये कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1800, आरो यारों में नहीं, सॉरी, पीसीएस के पेपर में आया था 2022 में, देखेंगे पीसीएस का पेपर, मुदकी का युद्ध आया था, अभी हम पढ़ाए थे, 2 दिन 4 दिन पहले ही पढ़ाए थे, 18 दिसंबर 1845 को। फिरोज शाह, बड़ोवाल, अडिनिरित, आलीवाल, ठीक है, और सबराव। ठीक है, तो आलीवाल, सबराव, बड़ोवाल, फिरोज शाह, मुदकी, ये सब जो युद्ध हुए थे ये अनिर्णय युद्ध हुए थे, मतलब जिसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन जो सबराव का युद्ध था, ये जो सबराव की लड़ाई हुई थी, इसमें सिख सेना की पराजय हुई थी। ठीक है, सबराव की ये जो आगे के 4 हैं, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन जो इसमें सिख सेना की पराजय हुई थी सबराव के युद्ध में। ठीक है, 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। ठीक है, अब देखिए लाहौर की संधि तो हमने बता ही दी है। अब यहाँ पर देखते हैं चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में, इसको याद रख लीजिए, दिमाग पे रख ही लीजिए। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध क्या था? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो चिलियावाला युद्ध के दौरान, चिलियावाला जो युद्ध था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। पहले समय देख लीजिए, 1849, इसका मतलब लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध हुआ, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड गफ, याद रखिएगा, लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसने किया था, लॉर्ड गफ ने। परिणाम क्या? अनिर्णय, कोई निर्णय नहीं हुआ था। शेर सिंह सिंह सेना का नेतृत्व किया था। तो क्या याद रखेंगे? शेर सिंह और लॉर्ड गफ के बीच ये युद्ध हुआ था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 13 जनवरी 1849 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखेंगे, एक 1849 का चिलियावाला का युद्ध और एक हम ये यहाँ बताए थे अंबर वाला। अंबर वाला कहाँ गया, अभी मैं उसको बताता हूँ ताकि दोनों याद हो जाए, क्योंकि अंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे गया अंबर का युद्ध, मैं देखता हूँ अंबर का युद्ध। ठीक है, क्योंकि अंबर का युद्ध में जो आपका अंबर का युद्ध हुआ था, ये देखिए 1749 में, इसको क्यों दिखा रहा हूँ कि 1849 में वो हुआ था, 100 साल बाद दोनों युद्ध है, 100 साल बाद दोनों युद्ध याद करेंगे। अंबर का युद्ध 1749 में, चिलियावाला का युद्ध 1849 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, आपका कम ही होगा। अब देखिए अंग्रेज तथा सिखों के मध्य भैरवर की संधि कब हुई थी? भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 12 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई थी। देखिए ऐसे ऐसे फैक्ट आपको बता देंगे तो कि आपकी पेपर में यही सब कहाँ से देगा, यहीं से तो देगा। 12 दिसंबर 1846 को। प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मतलब 1 से 1.5 घंटे हो गया हमको बोलते। ठीक है, 1.5 घंटे अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन मतलब कुछ, ठीक है, मोटिवेशन आप ही से सबसे चाहिए। ठीक है,
गुजेरत का युद्ध जाना जाता है, तोपों के युद्ध के नाम से गुजेरत का युद्ध जाना जाता है, ठीक है। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचा 75 लाख रुपए में। कब? 75 लाख रुपए में बेचा था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अब देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध की समाप्ति हो गई थी। यहाँ पर पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था द्वितीय युद्ध में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन हेतु, ठीक है, अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए, जब ये पंजाब को विलय कर लिया गया तो अंग्रेजों ने एक स्ट्रेटजी बनाई किस प्रकार से इस पर शासन किया जाएगा पंजाब पर, ठीक है। तो उसके लिए 3 सदस्यों कमेटी बनाई गई। उसमें सदस्य के जो अध्यक्ष थे सर हेनरी लॉरेंस थे और सदस्य कौन थे? सर जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल थे, ठीक है। मानसेले थे, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले और चार्ल्स जॉन लॉरेंस, ये क्या थे? ये किस प्रकार से पंजाब पर शासन किया जाएगा उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर मैसूर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा? सिख की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी तक तो ये सिख का चल रहा था, तो इतना आप सिख के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैसूर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मैसूर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए, ये मद्रास की संधि ना, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्यों मद्रास, अभी वहाँ पर सिर्फ हम डेट याद करवाए थे। अब देखिए, मैसूर की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? समय अवधि था 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मतलब अंग्रेजों वाला, ठीक है, आंग्ल दूसरा आंग्ल मत समझिएगा, ठीक है। 1767 से 69 के बीच में ये हुआ था। हैदर अली बनाम अंग्रेज था, तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट था, ठीक है, बेरेलस्ट तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर था। विजेता कौन हुआ था? हैदर अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, हैदर अली ने किस युद्ध में जीत हासिल की थी? प्रथम आंग्ल मैसूरी, क्योंकि मैक्सिमम युद्ध अंग्रेज ही जीतते थे। तो हैदर अली एक ऐसा वो नेता था, मतलब ये राजा था जो जीता था, अंग्रेज़ों को परास्त किया था। हैदर अली और मराठों में कुछ थे जो अंग्रेज़ों को परास्त किया था, और कोई मराठों को वो अंग्रेज़ों को परास्त नहीं कर पाता था, ठीक है। अब क्या हुआ? युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के साथ, याद रखेंगे। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो ये किसकी मद्रास की संधि हुई थी। अगर द्वितीय पूछे तो मंगलौर की संधि, ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे, ठीक है। 4 अप्रैल 1769 को ये संधि हुई थी। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। ये हैदर अली जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आरकाट पर अधिकार कर लिया था, मतलब शुरुआत इसमें हुई थी, ठीक है। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। कब? दिसंबर कब हुई थी? दिसंबर 1782 में किसकी मृत्यु हुई थी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और ये द्वितीय, ये कब चला था, कब से कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। जब अब देखिए 80 से 84 चल रहा है और 82 में मृत्यु हो गई, तो आगे कौन संभालेगा? टीपू सुल्तान संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हैदर अली की बात करते हैं 1781 में, मृत्यु के पहले ही देखते हैं, हैदर अली बनाम आयरकूट के विरुद्ध, मतलब हैदर अली बनाम आयरकूट के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें कौन था? पोर्टो नोवा, ठीक है, याद रखेंगे, पोर्टो नोवा और और पोल्लीपुर और सोलिंगपुर, ठीक है। आयरकूट ने हैदर अली को हराया था, कहाँ पर? पोल्लीपुर में। तो आयरकूट ने हैदर अली को कहाँ पर हराया था? पोल्लीपुर में, ये याद रखिएगा, पोल्लीपुर में सिर्फ, ठीक है, ये याद रखिएगा, पोल्लीपुर में। अब देखिए, टीपू पोल्लीपुर हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया। इसके बाद टीपू क्या हुआ? जब हैदर अली तो यहाँ हार गया, फिर टीपू सुल्तान आया। दोनों लोग अपना पहला युद्ध जीते थे, चाहे यहाँ पर जीते थे चाहे यहाँ पर। तो टीपू सुल्तान क्या आया? पोल्लीपुर में हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया था। ये सब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत ही चल रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे। 1784 में क्या हुआ? मंगलौर की संधि, टीपू और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मंगलौर की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि के साथ 1784 में टीपू और अंग्रेजों के मध्य
युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। ठीक है, किसके किसके विरुद्ध मंगलोर की संधि हुई? टीपू और अंग्रेजों के बीच, ये याद रखेंगे। चलते हैं हैदर अली के बारे में देखते हैं। डिंडोगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने ही किया था। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और नहीं देखे थे, दिलीप सिंह थी। ठीक है, ये सिख साम्राज्य में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। ये पुराना मतलब आगे ही वाला चैप्टर है। ठीक है, राजा दिलीप सिंह के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतिम सिख साम्राज्य के शासक मतलब अंतिम शासक कौन थे सिख साम्राज्य के? यही थे, दिलीप सिंह थे। अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। अंत्येष्टि मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। क्यों बैटरी लो हो गया था? अब देखिए क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर जब ये मतलब अंग्रेज कब्जा कर लिए तो ये कहाँ पर पलायन कर दिए? ये कार्यकाल इनका था 1843 से 49 तक था, लेकिन ये इंग्लैंड चले गए। ठीक है, पलायन अंग्रेजों से पेंशन लेकर ये ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए। फिर इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। धर्म परिवर्तन में ये क्या हुए थे? सिख से ईसाई बन गए थे दिलीप सिंह। ठीक, अंतिम शासक, यही क्वेश्चन पूछा गया है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राजा दिलीप सिंह थे। ठीक है, निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में इनका हो गया था निधन। ठीक है, इंग्लैंड में अंत्येष्टि हुई थी, पेरिस में निधन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब ये चला था? 1790 से 92 के बीच में चला था। 1790 से 92 के बीच में ये युद्ध चला था। अंग्रेज मराठा और निजाम एक साथ थे। ठीक, अंग्रेज मराठा निजाम एक साथ थे और टीपू सुल्तान अकेला था। ठीक है, तीनों लोग थे, अंग्रेज मराठा निजाम और टीपू सुल्तान अकेला था। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। इस युद्ध को समाप्ति करने के लिए किस संधि का लिया गया? किसका? श्रीरंगपट्टम संधि। तो तीन हम संधि हम बता चुके हैं। कौन कौन सी संधि हम बताए हैं? तीनों संधि याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संधि हम बताए हैं? पहला संधि कौन सा बताया था? मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी मद्रास की संधि। प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा संधि कौन बताए थे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलोर की संधि बताए थे 1784 ईस्वी में। तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि बताए थे अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध को समाप्त करने के लिए। लेकिन युद्ध में टीपू सुल्तान को बहुत ही घाटा हुआ था। क्या हुआ था? टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो गया। साथी मतलब मराठा निजाम को प्राप्त हो गया। टीपू ने लगभग 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षति के रूप में वसूली भी किया गया टीपू से। ठीक है, तो टीपू से कब कितना? टीपू से 3 करोड़ रुपए की युद्ध क्षति के रूप में वसूली किया गया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। ठीक है, उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन का था? कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर कॉर्नवालिस था, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन 1790 से 92 के बीच में इसका समापन हुआ। कब हुआ? 1790 से 92 के बीच में इसका समापन हुआ। ठीक है, मतलब इस 1790 से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसका हुआ और 1792 में जब इसकी संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की तब ये समाप्त हुआ। अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यही 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हमेशा याद रखा करिए। इसमें 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु और अंग्रेज की सेना का नेतृत्व बेलेजली और हैरिस एंड स्टुअर्ट ने किया था। ठीक है, तो बेलेजली और हैरिस स्टुअर्ट ने किया था और इसकी पूरी तरह से मृत्यु हो गई थी। किसकी? ये टीपू सुल्तान की। अब देखते हैं यहाँ पर जब मृत्यु हुई तो टीपू सुल्तान की ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज में मिला लिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मतलब आगे क्या हुआ। किस्म कनारा,
कोयम्बटूर तथा श्रीरंगपट्टनम को किस में मिला लिया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उससे पहले क्या हुआ था, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं ही जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। तो यही कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था और कहाँ किया था। तो आपको पता होगा किसने किया था, टीपू सुल्तान ने, ये बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, लेकिन कहाँ किया था तो याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेजरी को प्रदत्त की उपाधि। तो मैसूर विजय की जो खुशी में तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेजली को उपाधि दी गई थी मार्क्स बिक्स, याद रखिएगा, क्योंकि बेलेजली ने मैसूर विजय प्राप्त कर ली थी, टीपू सुल्तान को पूरी तरह से हरा दिया, ठीक है, इसीलिए उसको मार्क्स बिक्स कहा जाता था, मार्क्स बस, ठीक है, मार्क्स बिक्स एम्ब्रेस, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो आज अब यहाँ पर आपका जो 3 चैप्टर थे पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब यहाँ पर कौन सा आगे चैप्टर होगा, गवर्नर जनरल और वायसराय से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में घटना चक्र में बनेंगे उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो वीडियो होगा ये हो सकता है कि आपका मतलब बिजनेस डे और संडे को ही अपलोड हो। अब मैराथन के फॉर्म में ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा हर बार, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।